महाभारत में एक अच्छा प्रसंग आता है कि जब अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ में था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे चक्रव्यूह कैसे भेदना है, चक्रव्यूह को भेद के कैसे अंदर जाना है, उसकी कहानी उसकी मां को सुनाई थी। और कहा यह जाता है कि मां के कानों से सुनी हुई वो वाणी गर्भ में पल रहे अभिमन्यु ने भी सुनी, और गर्भ से ही उसे वो विद्या हासिल हुई कि चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाए, और उसी का इस्तेमाल उसने महाभारत के युद्ध में किया। अब कई सारे लोगों को ये प्रश्न होगा कि क्या ये मुमकिन है कि गर्भ में बच्चा अभी इस धरती पे अवतरित भी नहीं हुआ और तभी से उसके मानस पटल में इंप्रेशंस डाले जा सकते हैं? क्या उसके मानस पटल में संस्कार अंकित किए जा सकते हैं? तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इंप्रेशन किस तरीके से काम करता है। अगर हम बात करें इस ब्रह्मांड की रचना जो इतना बड़ा दिखता है, अभी हम मनुष्य है, लेकिन मनुष्य शायद किसी कमरे में होगा, कमरा किसी बड़ी सी बिल्डिंग का पार्ट होगा, बिल्डिंग किसी गली या मोहल्ले का पार्ट होगा, वो मोहल्ला किसी जिले का पार्ट होगा, जिला किसी राज्य का भाग होगा, राज्य किसी देश का, देश किसी खंड का, खंड किसी ग्रह का, ग्रह किसी सोलर सिस्टम जैसी प्रणाली का, सोलर सिस्टम आकाश गंगा जैसी किसी गैलेक्सी का, और गैलेक्सी किसी ब्रह्मांड का पार्ट होगा। आधुनिक विज्ञान ये भी कहता है कि ब्रह्मांड के आगे भी कोई आयाम है, जिसे वो मल्टीवर्स का नाम देते हैं। तो ब्रह्मांड इतना अद्भुत, इतना महाविशालकाय दिखता है, अनुभव हम उसे कर सकते हैं कि हाँ, पृथ्वी के आगे भी कुछ है, उन तारों में, नभ में, आकाश में कहीं ना कहीं असीमित कुछ ना कुछ तो अवश्य है। लेकिन अगर देखने के लिए जाए तो इतना बड़ा ब्रह्मांड बना तो छोटे से अणु से ही है। अणु आपस में एक दूसरे से किसी खास गुण धर्म से, किसी खास प्रकृति से, किसी खास नियम से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, तब जाके एक लक्षण गुण की संरचना होती है, और उसी संरचना से इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड बना हुआ है या उसका जन्म हुआ है। इंसान के जितने भी शरीर हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे शरीर के अंगों से बने हुए हैं। शरीर के अंग मांसपेशियों से बने हुए हैं। मांसपेशियां कहीं ना कहीं कोशों से बनी हुई है। कोश कहीं ना कहीं इंसानों के डीएनए से बना हुआ है, और डीएनए वो छाप है जो इंसान का गुणधर्म बताती है, उसकी प्रकृति का चयन करवाती है। और डीएनए का भी अगर गहन अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि डीएनए कई सारे अणुओं के मिलाप से बना है। और अणु अगर हम और भी अंदर जाए तो आज के विज्ञान ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क्स, ऐसे कई सारे छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। और कभी कभार हम ये भी कह सकते हैं कि वो कण इतने छोटे होते हैं कि हमारी दृष्टि या इस दुनिया का कोई माइक्रोस्कोप तक उसे नहीं देख सकता, क्योंकि देखने के लिए प्रकाश चाहिए, और प्रकाश स्वयं कणों से बना हुआ है। जब कोई चीज उन कणों से भी सूक्ष्म हो जाए तो उसे कैसे देख सकते हैं? वो एक दूसरे आयाम में चली जाएगी, उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं।
कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ब्रह्मांड अणुओं से जुड़ा हुआ है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर पानी में कंकड़ फेंका जाए तो उससे उठी हुई लहरें पानी के दूसरे कणों को प्रभावित करती है, वो आगे चली जाती है। कुछ उसका इम्पैक्ट आंखों से दिखता है और कुछ इम्पैक्ट नहीं दिखता, लेकिन ये कहना गलत होगा कि कुछ नहीं हुआ। कुछ तो अवश्य होता है। बस पंच इंद्रियों से बना हुआ ये शरीर उसे महसूस नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ब्रह्मांड की हर छोटी घटना कहीं ना कहीं दूसरे अणुओं को प्रभावित करती है, उन्हें आंदोलित करती है और उन आंदोलनों से एक लहर पैदा होती है। उसके गुणधर्म, उसकी लाक्षणिकता ये तय करेगी कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, लेकिन वाइब्रेशंस तो अवश्य बनते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक बंद कमरे में हमें वाईफाई के सिग्नल्स नहीं दिखते। चलो हवा है तो उसका आना जाना, जब चमड़ी पे उसका स्पर्श होता है तो अनुभव तो करवाती है, परंतु वाईफाई सिग्नल को अनुभव करने का कोई तरीका नहीं है। उसे बस फोन जैसे गैजेट में सिग्नल के तौर पर डिटेक्ट किया जा सकता है और कोई चारा नहीं। शरीर उसे महसूस नहीं करता। तो जैसे वाईफाई सिग्नल दिखते नहीं है परंतु फिर भी है, उसी प्रकार से ब्रह्मांड में आंदोलित होने वाली सारी घटनाएं, चाहे वो सूर्य की किरणें हो, चाहे वो किसी तारे का टूटना हो, चाहे वो किसी नए ग्रह का बनना हो, या चाहे किसी बच्चे का बनना हो, या कि एक भंवरे का उड़ना ही क्यों ना हो, जल पे एक पत्थर फेंकना ही क्यों ना हो, वो सारी की सारी घटनाएं ब्रह्मांड के हर एक अणु को आंदोलित करता है। विज्ञान की भाषा में इस थ्योरी को बटरफ्लाई इफेक्ट मानी जाती है। उसे बटरफ्लाई इफेक्ट के नाम से जाना गया है। उनका यह मानना है कि अगर बटरफ्लाई अपने पंख फैला के उड़ता है तो जिन जिन अणुओं को प्रभावित करता है उन्हीं अणुओं के आंदोलित होने से हो सकता है कि समुद्र में एक महाभयानक, एक महा विनाशकारी भवंडर पैदा हो जाए। हो सकता है कि इस संसार में चक्रवात आ जाए, भूकंप आ जाए। एक छोटा सा पतंगा अपने पंखों से समुद्र की लहरों को आंदोलित कर सकता है। इंप्रेशन, ब्रह्मांड की हर एक कण आपस में जुड़ी हुई है। ब्रह्मांड की हर एक घटना आपस में जुड़ी हुई है। मैंने देखा है कि कई सारे लोग काफी मायूस हो जाते हैं अपनी जिंदगी से, काफी डिप्रेशन में चले जाते हैं और एक काफी नेगेटिव एहसास उनको होता है कि इस जीवन में उसका कोई मूल्य नहीं, इस संसार में उसका कोई मूल्य नहीं। संसार के प्राणी उसे काफी हीन भावना से देखते हैं, परंतु मैं कहूंगा कि उसका अस्तित्व होना ही इस ब्रह्मांड को संतुलित करके रखा है, क्योंकि उस कण का, उस इंसान के उस तरीके की पोजीशन में होना ही ब्रह्मांड के संतुलन का कारण है। मैं काफी यकीन के साथ ये मानता हूं कि अगर ब्रह्मांड का एक भी कण मौजूद ना होता तो ये ब्रह्मांड इतना संतुलित ना दिखता। तो बिल्कुल वैसा ही है कि अगर कोई मूर्तिकार पत्थर से कोई मूर्ति की रचना करता है और अगर किसी एक एंगल पे चेहरे से उसने अपने टूल से, अपने साधन से चेहरे का वो हिस्सा कुछ हद से ज्यादा काट दिया तो मूर्ति बेढंगी दिखती है, असंतुलित दिखती है। उसी प्रकार से ब्रह्मांड के किसी भी कण का अस्तित्व ना होना
इस ब्रह्मांड को पूरा नहीं बनाता। तो जीवन में हर एक चीज का महत्व है। हमारा होना यह भी महत्वपूर्ण घटना है, हमारा ना रहना वो भी एक महत्वपूर्ण घटना है, किसी का पैदा होना यह भी एक महत्वपूर्ण घटना है, किसी के जीवन में कुछ घटना घटित होना, किसी से मिलना, किसी का बिछड़ जाना, यह भी एक घटना है। कोई विचार मन में प्रकट होना यह भी एक घटना है। और हर एक घटना ना सिर्फ हमें, ना सिर्फ हमारे आसपास की दुनिया को, परंतु समग्र ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। तो इंप्रेशंस इतने शक्तिशाली हो सकते हैं, यहां तक कि हमारा एक कदम न जाने ब्रह्मांड की कितनी घटनाओं को जन्म दे दे, ना जाने कितनी अलग संभावनाओं को चित्रित कर दे। इंप्रेशन की ये सारी ताकत है। तो कभी भी इंप्रेशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। शायद पुराने हमारे प्राचीन विद्वानों ने, महान ऋषि मुनियों ने इसीलिए कुछ ऐसे शास्त्रों की रचना की है जहां पे उन्होंने अध्ययन करके ये जाना हो कि किसी खास प्रकार के मूवमेंट से, किसी खास प्रकार के आंदोलन से पूरे ब्रह्मांड में, सृष्टि में क्या असर आ सकता है। शायद इसी के आधार पे उन्होंने कर्मकांड की रचना की हो। मैं काफी यकीन के साथ ये मानता हूं कि जितनी पॉजिटिविटी इस संसार में फैलती है उतना ही इस ब्रह्मांड में सृजनात्मक कार्य बढ़ता है। फिजिक्स में एक सिद्धांत है कि जन्म से लेके अब तक ब्रह्मांड बस अव्यवस्थित ही होता जा रहा है। अगर हम भी हमारे आसपास देखें तो इस सिद्धांत को अवश्य पाएंगे कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो व्यवस्था की ओर नहीं जा रहा है, अव्यवस्था की ओर जा रहा है, बिखर रहा है। अगर कुछ चीजें सर्जन की गई है और उसे ऐसे ही रख लीजिए, चाहे हमने घर पे सैंडविच बनाया है या कुछ खाना बनाया है, उसे आप 15 दिन तक ऐसे छोड़ दीजिए, वो सड़ना शुरू हो जाएगा, उसमें से दुर्गंध, बदबू आना शुरू हो जाएगी, सुगंध नहीं आएगी, उसमें से सुवास नहीं आएगी। इस फैक्टर को कि ब्रह्मांड हर एक क्षण डिके हो रहा है, अव्यवस्थित हो रहा है, उन्होंने उसे एंट्रोपी का नाम दिया है। हर एक चीज की एंट्रोपी बढ़ती है। अगर कोई ग्लास टूटता है, ग्लास है काफी अच्छा है, व्यवस्थित है, लेकिन उस ग्लास के साथ एक ही घटना संभव है कि वो टूटेगा, वो अव्यवस्थित होगा। एक बार अव्यवस्थित हो जाए फिर वो वापिस अपने आप नहीं जुड़ता। अगर उसे जोड़ना है तो काफी गहन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस ब्रह्मांड में अगर कुछ सुंदरता, अगर कुछ सकारात्मक, अगर कुछ पॉजिटिव सर्जन करना हो तो अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मैं ये काफी यकीन से मानता हूं कि इस ब्रह्मांड में पैदा हुआ हर एक प्राणी में सिर्फ एक पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूं। हर एक पृथ्वी, उसका मुख्य गुणधर्म प्रकृति में से ऊर्जा प्राप्त करके सृजनात्मकता की ओर आगे बढ़ना ही होना चाहिए। नई नई चीजें सर्जन करो। और ये पाया गया कि सर्जन की गई चीजों में अद्भुत सुंदरता दिखती है, अद्भुत सुंदरता। जितने आप सृजनात्मकता में खोते जाओगे उतनी ही सुंदरता निखर के आएगी, उतनी ही सुंदरता निखर के आएगी। हमारी हर एक मूवमेंट ब्रह्मांड को आंदोलित करता है।
हमारी हर एक घटना ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। तो बचपन से यह विचार होना चाहिए कि ब्रह्मांड को व्यवस्थित रखना है, तो सकारात्मक वाइब्रेशंस फैलाने होंगे, क्योंकि सकारात्मक वाइब्रेशंस ही सर्जन करता है। सकारात्मक वाइब्रेशंस ही सुंदरता का निर्माण करता है, और सुंदरता मंत्रमुग्ध कर लेती है। चाहे वो फूलों को देखे, चाहे पहाड़ों को देखे, चाहे प्रकृति को देखे, चाहे नदियों को देखे, लेकिन इनकी संरचना के लिए काफी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, काफी शक्ति की आवश्यकता होती है। जितनी सकारात्मकता हमारे आसपास फैलेगी, उतनी ही सकारात्मकता इस ब्रह्मांड में फैलेगी, और ब्रह्मांड व्यवस्थित रह सकता है। इसलिए हर एक प्राणी का ये प्रयास रहना चाहिए कि वो कदापि अपने आसपास नकारात्मकता न रहने दे, क्योंकि नकारात्मक कणों को प्रभावित करेगी, और उससे ब्रह्मांड में जाने वाली कंपन नकारात्मक ही रहेगी। और जो पूरे ब्रह्मांड को आंदोलित कर सकता है, क्या वो हमारे आसपास की चीजों को नहीं कर सकता? इसीलिए बचपन से ही बालक के मानस शास्त्र में ऐसे विचार हमें इंस्टॉल करने चाहिए, ऐसी इंप्रेशंस उसके दिमाग में डालनी चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता की ही ओर अट्रैक्ट हो। सकारात्मकता का मतलब सिर्फ पढ़ के स्मार्ट बनना नहीं है, इसमें उन कलाओं का उद्भव हो जिससे वो कुछ सर्जन कर सके। चित्र, संगीत, विज्ञान, कविताएं, क्या कुछ नहीं सर्जन किया जा सकता? क्या कुछ नहीं सर्जन किया जा सकता? इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई भी सर्जनात्मकता नहीं घटित होनी चाहिए जो विनाशकारी हो, जो विनाशकारी हो। कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक घटना वाइब्रेशंस पैदा करती है, और वो वाइब्रेशंस अणुओं को कंपित करती है। अणुओं का कंपित होना एक आंदोलन पैदा करता है। शायद मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, भौतिक संसार में ऐसा दिखता है कि बस घटना घटित होगी, कुछ नहीं हुआ, किंतु उसकी एको इफेक्ट अनंत काल तक चलती रहती है, अनंत काल तक चलती रहती है। उनके सिग्नल्स ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं और अणुओं को प्रभावित करते हैं। तो बात ये थी कि अभिमन्यु ने जब अपनी मां के गर्भ में कृष्ण से वो कहानियां सुनी, तो क्या ये मुमकिन है कि वो बचपन से ही इतना विद्वान हो गया, इतना महारथी हो गया कि वो गुरु द्रोण के द्वारा रची हुई उस चक्रव्यूह को तोड़ सके? तो हाँ, ऐसा मुमकिन है। नामुमकिन होने का कोई कारण नहीं। जब एक छोटा सा गर्भ फलित होके एक सुंदर सी इंसान जैसी रचना बन सकता है, तो जब वो गर्भ में होता है, सारा का सारा पोषण वो मां के अंदर रह के ही लेता है। लेकिन जब पोषण शब्द में बोलता हो तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ भौतिकता की बात नहीं है। भोजन
पोषक तत्व की बात नहीं है, परंतु उसके साथ साथ मानस तत्व की भी बात है। तो जब बच्चा गर्भ में होता है तो कहते हैं कि गर्भ संस्कार देने चाहिए। सनातन धर्म में कितना सुंदर विवरण है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार ये कोई ट्रेडिशन नहीं, एक कोई रिचुअल नहीं। हाँ, रिचुअल के तौर पे हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, हम उसको मनाते, अच्छी बात है। लेकिन गर्भ संस्कार का सही मतलब ये होता है कि जब बच्चा माँ के कोख में ही हो तभी से उसको, माँ को अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस फील करने चाहिए। उसके आसपास ऐसी चीजें होनी चाहिए जो उसके मन को प्रभावित करे। गर्भ के दौरान माता ने जो जो अनुभूतियां की है, बच्चों के मानस पे उसकी इंप्रेशन अवश्य होती है, क्योंकि वहीं से तो बीज बोना शुरू होता है। हालांकि वो अनुभूतियां इतनी सूक्ष्म होती है कि मैं ये कहूंगा कि शायद आधुनिक विज्ञान उसे अपने सारे के सारे साधनों से पहचान नहीं पाएगा। शायद अभी वो पाने के लिए और रिसर्चेस चाहिए और समय लगेगा, किंतु ये अवश्य होता है। माता किस प्रकार का संगीत सुनती है, उनकी प्रकृति के भक्ति भाव से रही किस प्रकार की कहानियां सुनती हैं, उन सभी का निचोड़ गर्भ में पल रहे उस बच्चे के मानस में होता है। तो गर्भ संस्कार में माताओं से यही प्रार्थना है कि वो ऐसी पुस्तकें पढ़े जो महान व्यक्तित्व को धारण करती हो। उसका चयन आप स्वयं कीजिए। अपने आसपास अगर आप टीवी में से कोई कंटेंट देख रही है तो ऐसे कंटेंट का चयन कीजिए जिसकी सकारात्मकता का लेवल काफी अद्भुत हो। आप ऐसी पुस्तकों को पढ़िए जो तार्किक हो, जिस प्रकार का साहित्य, जिस प्रकार का वातावरण आसपास पैदा होगा। ये कहा गया है कि अगर वातावरण क्लेशित है, माता के गर्भ में बच्चा है और आसपास काफी क्लेशित वातावरण है, नकारात्मक वातावरण, झगड़े चल रहे, हिंसा हो रही है और माता ये सुन भी लेती है, तो ये सिर्फ माता नहीं सुन रही, उसके पेट में पल रहा बच्चा भी सुन रहा है। और इसीलिए सनातन धर्म में एक प्रणाली बनाई गई है। ये कहा जाता है कि माँ जो है वो अपने पिता के घर शांति का अनुभव करती है, कंफर्ट का अनुभव करती है। इसीलिए तो जब माता गर्भवती होती है तो हिंदू परिवारों में उसे मायका भेजने की परंपरा है। पर इसके पीछे का विज्ञान इतना ही है कि मायका आवश्यक नहीं। हाँ, जाए तो ठीक है, लेकिन आवश्यक नहीं। कोई भी ऐसी जगह जो काफी पवित्र हो, जहां सिर्फ पॉजिटिविटी ही हो, उसके अलावा कुछ ना हो, कोई नकारात्मकता नहीं, अच्छे विचार, प्राकृतिक वातावरण, ऐसी कोई भी जगह का आप चयन कर सकते हो। अगर कोई ऐसा मठ है, कोई ऐसा आश्रम है जिसके ऊपर श्रद्धा है कि इनका वातावरण काफी प्राकृतिक एवं दैव्य है, वहां पे जाते ही सारे नकारात्मक विचार छूट जाते हैं और सकारात्मक विचारों की उन्नति होती है, तो ऐसा स्थल, ऐसी जगह पिता के घर से भी ज्यादा उत्कृष्ट है। अगर पिता का घर क्लुषित है, वहां पे भी क्लेश चल रहा है, तो ऐसे घर पे गर्भ धारण की हुई स्त्रियों को कदापि नहीं जाना चाहिए, कदापि नहीं जाना चाहिए।
ऐसी स्थिति में वातावरण कलुषित है, मन बार बार उस ओर खींचा जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो ये अवश्य देखिए कि मन में वो नकारात्मकता का प्रवेश द्वार क्या है। आंखें हैं तो आंखें बंद कर देनी चाहिए, कान हैं तो कानों को भी बंद कर दीजिए। कान में ऐसे डिवाइस आप डाल दीजिए जिससे बाहर की आवाज अंदर ना आ पाए। कुछ भी ऐसा भी देखा गया है मेडिकल हिस्टोरी में कि अतिशय तनावग्रस्त वातावरण होने की वजह से माताओं के गर्भ भी गिर चुके हैं या बच्चा विकृति के साथ पैदा होता है। हमारे साथ होने वाली हर एक घटना एक इंप्रेशन छोड़ती है, एक संस्कार छोड़ती है। संस्कारों का सही चयन होना काफी आवश्यक है, काफी आवश्यक है। जापान में एक प्रयोग हुआ था। एक साइंटिस्ट ने पानी के कुछ कणों को क्रिस्टलाइज किया, काफी कम टेम्परेचर में फ्रीजर में रख के उनको जमाया और दूसरे प्रकार के पानी को काफी प्यार से जमाया। मतलब उसको फ्रीज में जमाने से पहले उसके साथ काफी प्यारी प्यारी बातें की, उसको संगीत सुनाया, उसके साथ मीठी मीठी बातें की और फिर उसको फ्रीजर में रखा। जब बर्फ जम गई तब उसको निकाला तो उसने काफी हैरान कर देने वाले परिणाम पाए। उसने पाया कि जिस पानी को उसने प्रेम नहीं दिया था उसके अंदर फॉर्म होने वाले क्रिस्टल काफी रैंडम थे, कोई संतुलितता नहीं थी उसमें। परंतु जिसके साथ उसने प्यार से बात की, जिस पानी के साथ उसने संगीत शेयर किया था, उसके क्रिस्टल काफी संतुलित एवं काफी सुंदर बने हुए थे। ये घटना आज भी आपको इंटरनेट के कई सारे रिसर्च पेपर्स में मिलेगी। तो सकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास के कणों को प्रभावित करती है और कण आपस में ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं तो ब्रह्मांड भी इससे प्रभावित होता है। इस सत्य से हमें अवगत होना चाहिए, इस सत्य को हमें नकारना नहीं चाहिए।